अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनईटी के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर से जो फर्स्ट एनईटी था ना, उसके अंदर काफ़ी बच्चों के सवाल आए थे। हमारे तो नहीं आए, हमारे आए थे फर्स्ट ईयर के दूसरे जो न्यूमेरिकल वाले नहीं हैं उस तरह के। इसके अंदर से आ चुके हैं, इसका मतलब उनके क्वेश्चन बैंक के अंदर इसके सवाल हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी एनईटी के अंदर इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर पढ़ाना ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं भी बताऊंगा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, जो कि प्यास के टेस्ट में भी आया था, वो ये है Q = mc डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला, इधर से Qm और T को इधर ले जाओ और C निकाल लो। C क्या? स्पेसिफिक हीट। फिर एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट यूनिट है 4.12 जाउल = 1 कैलोरी। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर अभी मैंने बताया स्पेसिफिक हीट, ये फार्मूला है इसका, इसमें ये स्पेसिफिक हीट है, इन दोनों को दे जाकर डिवाइड, ये ए नहीं है, ये डेल्टा टी है, ये याद रखना है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। फिर इसके अंदर कुछ कन्वर्जन्स हैं कि अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल हो और फ़ारेनहाइट स्केल हो, तो हमने उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में करना है तो ये फार्मूला है उसके लिए। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तब उसका फार्मूला है 9/5 TC + 32। इसके अंदर ये होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर 9/5 सिर्फ TC के साथ है, सही है। फिर अगर हमने केल्विन टेम्परेचर में करना है तब वो तो सबको ही पता होगा 27/TC। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट से करना है, TK = 273 + 5/9 TF - 32। फिर फ़ारेनहाइट में करना है केल्विन स्केल को, तो 9/5 TK - 273 + 32। ये सब फार्मूला है कन्वर्जन्स के, ये आप लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए। फिर इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट एक वो आता है टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। जो सेल्सियस स्केल होता है उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट का मतलब है कि उससे नीचे वो स्केल मैयर नहीं करता, फिर आपको अपना स्केल चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह अगर सेल्सियस स्केल है ना तो 0 के बाद नहीं करता, तो आप केल्विन स्केल पे शिफ्ट कर दो या फ़ारेनहाइट पे कर दो। तो इसी तरह आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट्स इन सब स्केल्स के पता होने चाहिए। सेल्सियस स्केल, यहाँ पे मैं लिखूँगा लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपर पॉइंट और नंबर ऑफ़ डिवीजन्स उस स्केल की कितनी होती हैं, डिवीजन्स। लोवेस्ट पॉइंट इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अपर पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 इसके अंदर डिवीजन्स होती हैं। फिर इधर आता है फ़ारेनहाइट स्केल, इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है 32F और 212F और 180 इसके अंदर डिवीजन्स होती हैं। ये सिर्फ ऐसा स्केल है जिसके अंदर 180 डिवीजन होती हैं। फिर आता है केल्विन स्केल, केल्विन शुरू होता है 273 केल्विन से लोवेस्ट पॉइंट, अपर पॉइंट 373। अब ये जो अपर और लोअर पॉइंट है ये इसके लिहाज से ये मतलब 0 डिग्री पे फ़ारेनहाइट स्केल 32 फ़ारेनहाइट होता है और 0 डिग्री पे केल्विन स्केल 273 होता है। वैसे अगर 0 केल्विन देखें तो 0 केल्विन होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे, और इसकी भी होती हैं 100 डिवीजन्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर सेल्सियस स्केल कितना फैक्टर बड़ा होता है, सेल्सियस स्केल इज़ 9/5 times greater than Fahrenheit scale।
ठीक है, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए KMT थ्योरी क्या कहती है। KMT थ्योरी जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जो केमिस्ट्री वाले हैं, कि स्मॉल वॉल्यूम्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर। ये मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसका पता होगा। ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द मॉलिक्यूलर मोशन। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर ये थ्योरी के बाद हम लोगों के पास फार्मूलाज कौन से आते हैं, वो फार्मूलाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे पास बाद में आते हैं। फार्मूला है प्रेशर का एक, P इक्वल्स टू 2/3 N नॉट 1/2 mv²। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाऊंगा 1 टाइम या 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स उसका प्रेशर बढ़ेगा, 4 टाइम्स। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इस फार्मूला का। फिर इसी प्रेशर का एक और फार्मूला 2/3 N/V काइनेटिक एनर्जी। अब ये N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स, V है वॉल्यूम। अब इधर से हमें क्या पता चलता है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी प्रेशर, और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। फिर इधर से हमारे पास जो फार्मूला निकलता है V1/T1, ये सारी चीज़ें लिखते रहो, इक्वल्स टू V2/T2। और जो हमारे पास VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो होती है √3kT/m। T है ये, T, ये याद होना चाहिए। फिर मैंने एक पिछले लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ 4 टाइम्स ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसी तरह एवरेज स्पीड ऑफ V एवरेज ऑफ ऑक्सीजन एट STPO2 इज़ 461 मीटर पर सेकंड, ये याद होनी चाहिए। और V एवरेज ऑफ नाइट्रोजन N2 ये होती है 493। ये भी दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये अच्छी तरह आपके जहन में बैठे हुए होने चाहिए। सही है। फिर इसके बाद बात आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जिसका फार्मूला मैंने पहले बताया था। फिर थर्मोडायनेमिक्स, कुछ लॉज हैं जिस तरह बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं, वो एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, P1 V1 P2 V2। चार्ल्स लॉ में क्या कहता है, V1 T1 इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है। फिर वर्क का क्या फार्मूला आता है, वर्क के लिए फार्मूला आता है P/ΔV। इसमें V क्या है, वॉल्यूम। फिर ये सारे फार्मूलाज हैं जो मैं बताई जा रहा हूँ, लिखते जाओ। फिर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ΔQ इज़ इक्वल टू ΔU प्लस ΔV। अब इसका क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हाई टेम्परेचर पे है और वो इन कांटेक्ट है एक लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट की, तो जो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है ना, इसका मतलब है कि जो हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट था वो अपनी एनर्जी लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करता रहेगा और ख़ुद उसकी एनर्जी कम होती रहेगी और उसकी बढ़ती रहेगी। और एक टाइम आएगा दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, और इस लॉ को हम कहते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इसके ऊपर आते हैं, इस फार्मूला में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये जो ΔU होते हैं ना, ΔU ये होती है इंटरनल एनर्जी। ΔU फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ये ज़ीरो होती है हमेशा। ΔU फॉर साइक्लिक प्रोसेस हमेशा ज़ीरो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर ये पूरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन हैं। ये क्या है, एप्लीकेशन चार तरह की। एक है आइज़ोथर्मल। आइज़ोथर्मल के अंदर क्या होता है कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ΔU जो है
वो ज़ीरो रहेगा। पहले भी उतना टेम्परेचर था, बाद में भी, तो इंटरनल एनर्जी सेम होएगी। तो सेम कैसे रहती है? सेम तो नहीं रह सकती, उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। सेम इस तरह रहती है, जितनी हम उसको एनर्जी देते हैं फिर उतना ही वो वर्क कर देता है। जब वर्क करता है टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है और वो फिर उसका फार्मूला इसमें चेंज हो जाता है, जो अभी हमने फार्मूला नहीं पढ़ा था। अब हमने एनर्जी दी, उसने सारा वर्क कर दिया, वर्क ये उसने बढ़ाया ही नहीं, डेल्टा ये ज़ीरो रह गया, तो ये फार्मूला बन गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है कि हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, डेल्टा वी ज़ीरो हो जाता है, डेल्टा वी ज़ीरो। ये किस में? आइसोकोरिक। अब जब डेल्टा वी ज़ीरो होगा, वी हमने क्या पढ़ा था? डब्ल्यू हमने पढ़ा था पी डेल्टा वी। जब ये ज़ीरो तो ये भी हो गया ज़ीरो, इस तरह। तो फार्मूला पीछे क्या रह गया? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब इसका क्या मतलब है? जितनी हम एनर्जी देंगे सारी की सारी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में लग जाएगी, कोई वर्क नहीं होगा। उसके अंदर क्या हुआ था? जितनी हमने एनर्जी दी थी सारी की सारी वर्क करने में लग गई थी, कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ था। फिर आता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है? हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। आइसोबैरिक वाहिद वो प्रोसेस एप्लीकेशन है जिसके अंदर दोनों इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है और वर्क भी होता है। थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ा सा वर्क होगा। फिर रहता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है? नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। अब हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, इस चीज़ को, कोई ना चीज़ अंदर जाएगी ना चीज़ बाहर जाएगी। तो ये उसका फार्मूला क्या बन जाता है? माइनस ए यू। वो अपनी ही एनर्जी लेगा और वर्क करेगा, या अपनी ही एनर्जी से वर्क करेगा, इसके अंदर तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा या यू नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से इसको कहते हैं एडियाबैटिक। और कूलिंग इज़ प्रोड्यूस व्हेन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस एंड हीटिंग इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। Adiabatic process is also termed as isentropic process, that is a process in which entropy of a system remains constant। ये एंट्रोपी वाला मैं बाद में बताता हूँ, फिर इसकी दोबारा से यही वाली चीज़ बता दूँगा। फिर इसकी एग्जांपल क्या है? अ रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ऑटोमोबाइल टायर इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब Work can be defined as the energy that is transferred from one body to other owing a force that acts between them। अब वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है इसके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वर्क पॉजिटिव तब होगा जब एक्सपेंशन होएगी, और वर्क नेगेटिव कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होएगी। मतलब ये एक सिस्टम था, इस पर हमने हीट दी तो ये बड़ा सिस्टम हो गया। अब एक्सपेंशन हुई है तो इसका वर्क जो भी होगा, अगर वो 500 कहते हैं तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर सेम यही छोटा हो गया और वो वर्क 500 कहता है, लेकिन अब हमने इसको 500 नहीं लेना, हमने इसको लेना नेगेटिव 500। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। इफ़ वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड नेगेटिव इफ़ वॉल्यूम डिक्रीजेज। पॉजिटिव होगा जब ये इंक्रीज़ कर रहा होगा पॉजिटिव वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये, जब नेगेटिव वॉल्यूम तो नेगेटिव डब्ल्यू। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। फिर मैंने एक आप लोगों को चीज़ बताई थी पिछले चैप्टर के अंदर, वो क्योंकि आ गई थी तो बता दी, तो वो इस चैप्टर के अंदर है। ये इसका फार्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये क्या होती है? ये निकलती है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, और ये भी वी आएगा, और डेल्टा क्यू पी इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। इधर से हमने ये निकालनी है दोनों और इसमें पुट कर देनी है ये। और इससे मैंने बताया था हम क्या निकालते हैं? डेल्टा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? वो गैमा होता है 1.42। ये एयर के लिए होता है, एयर के लिए। और फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और मशहूर वो है सी पी माइनस सी वी, ये किसके इक्वल होता है? आर के। फिर एंट्रोपी,
अच्छा, उससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ें बता दूं। CV फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोटॉमिक, ये होता है 3/2R। फिर आता है डायटोमिक, इसके लिए CV होता है 5/2R, मतलब 1.5R, 2.5R। और फिर आता है पॉलीएटॉमिक, ये होता है 6/2R। टोटल इसकी वैल्यू होती है 12.5, इसकी होती है 20.8 और इसकी होती है 24.9। ठीक है। फिर कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं जैसे केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट्स ऑल हीट एनर्जी अब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स विदाउट हैविंग सिंक। ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना सकते जो सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट कर दे विदाउट सेंडिंग इन, मतलब वेस्टिंग इट। और क्लॉजियस स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। वैसे तो हमने जितने भी वर्क किए हैं वो हमने हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे लेके गए हैं ऑब्जेक्ट को, जिस इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। लेकिन क्लॉजियस कहता है कि हम ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जो हमें हीट से कोल्ड से हीट में लेके जाए, मतलब हम उसको खुद एनर्जी दे रहे हैं, सवाए कि हम उसको खुद एनर्जी दे रहे हैं, इसके लिए हमें खुद एनर्जी देनी होती है। और रेफ्रिजरेटर, एक क्वेश्चन आता है विच डिवाइस वर्क अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंजन या कार्नेट इंजन, तो उसका नाम है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर हम खुद एनर्जी देकर कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को। फिर कार्नेट इंजन का आपको फार्मूला आना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, N, ये वो है इसकी एफिशिएंसी का, T2 और T1, T2 बाद का टेम्परेचर, T1 पहले का टेम्परेचर। इसके अंदर कार्नेट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। कार्नेट साइकिल 4 प्रोसेस कौन कौन से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर T2 0 हो तो ये 100% देगा। वो पूछता है कार्नेट इंजन वर्क्स एट 100% एफिशिएंसी व्हेन T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। और इस तरह का कार्नेट इंजन बना ही नहीं सकते हम। ठीक हो गया। कार्नेट इंजन का ग्राफ इस तरह का होता है, ये एडियाबैटिक होंगे और ये होंगे आइसोथर्मल। अगर यहाँ से नीचे एरो भी बनाने होते हैं। फिर एक इंजन के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इंजन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पंजाब की बुक में है। सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रोड्स, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक इंजन के। फिर पेट्रोल इंजन जो है 25 to 30%, 25 to 30% एफिशिएंट होता है पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन कितना होता है, 35 to 40%। डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है पेट्रोल इंजन से। फिर आती है एंट्रोपी की बात। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसऑर्डरलीनेस इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी। अब जब हमारे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस, तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। एंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल्टा Q/T। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ ना हो, हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। अर्थ की भी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती आ रही है। और इसका फार्मूला होता है J के इनवर्स 1, ये इसका वो यूनिट होता है।
और ये जो ए डायबिटिक प्रोसेस है इसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सिर्फ ख़ास ऐसा प्रोसेस है जिसकी एंट्रोपी सेम रहती है और इसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। डेल्टा एस ज़ीरो रहता है और ये होता है आइसेंट्रोपिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। वैसे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है अर्थ के ऊपर जिसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहे या इंक्रीज़ ना करे। रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी ज़ीरो रहती है और ए डायबिटिक की ज़ीरो रहती है। ए डायबिटिक को हम आइसेंट्रोपिक भी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी एंट्रोपी ज़ीरो रहती है। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जे जाउल पर केल्विन इसका यूनिट है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी पूरा हो गया। आप लोगों की फर्स्ट ईयर पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट हो गई है।